कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। जैसे ही केशव ने तारा के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया, वृंदा चुपके से तारा के कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई, जिससे वे अंदर से केशव और तारा को दिखाई ना पड़े और वे केशव और माया को अच्छे से देख सके और उनकी आवाज़ सुन सके। कमरे में प्रवेश करते ही केशव को तारा दिखाई नहीं दी, तो उन्होंने तारा को आवाज़ दी। अचानक तारा पीछे की तरफ से केशव के गले लग गई। यह देखकर वृंदा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तारा और केशव के बीच कुछ होगा, लेकिन आज यह सब देखकर उसका दिल टूटा जा रहा था। जैसे ही केशव ने तारा को अपने से अलग किया, तो तारा उसके सीने से लगते हुए बोली, मुझे पता था केशव, तुम जरूर आओगे। तारा सजी सवरी थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसे अपने आप से लिपटे देखकर केशव ने उसे अलग करते हुए कहा, तारा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुमने तो फ़ोन पर बताया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे मजबूर होकर आना पड़ा कि कहीं तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब तो नहीं है। वृंदा परेशान ना हो, इसीलिए मैंने वृंदा को भी कुछ नहीं बताया। यह सुनकर तारा मुस्कुराते हुए बोली, वह सब तो एक बहाना था। तब केशव हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मतलब तुम्हें अपने पास बुलाने का बहाना केशव? यह कहकर उसने केशव का हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोली, केशव, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्यार करने लगी हूँ। मैं तुमसे और हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। यह सुनकर केशव ने अपना हाथ झटके से छुड़ा लिया और बोला, तारा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम कैसी फालतू की बातें कर रही हो? यह सुनकर तारा ने फिर केशव का हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहा, हाँ, मैं फालतू की बातें नहीं कर रही हूँ। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ ना, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं बस दिन रात तुम्हारे ख्यालों में डूबी रहती हूँ, हमेशा तुम्हारे सपने देखा करती हूँ। मैं तुम्हें हमेशा के लिए पा लेना चाहती हूँ, तुझ में खो जाना चाहती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना। अपनी जान से ज़्यादा चाहती हूँ मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ केशव, इसीलिए मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है। मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लेना चाहती हूँ। यह सुनकर केशव को बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा, तारा, यह कैसी अनाप शनाप बक रही हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है? हाँ, अच्छी तरह पता है कि हमारा जीजा साली का रिश्ता है और अब मैं साली से तुम्हारी घरवाली बनना चाहती हूँ। यह सुनकर केशव गुस्से में बोला, बकवास बंद करो अपनी, और आइंदा ऐसी घटिया बात मेरे सामने मत करना। कहकर केशव जैसे ही जाने लगा, तारा ने उसे हाथ पकड़कर रोक लिया और उसके सीने से लगते हुए बोली, केशव, अब मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना। तुम जो कहोगे मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे आज अपना बना लो। केशव ने झटके से उसे अलग कर दिया, लेकिन तारा उससे अलग होना नहीं चाहती थी। वह जबरदस्ती उसके गले लगने की कोशिश करने लगी। तब केशव को गुस्सा आ गया और उसने एक जोरदार तमाचा तारा के गाल पर जड़ दिया और गुस्से में बोला, खबरदार, जो आज के बाद ऐसी घटिया बातें की तो मैं सिर्फ वृंदा से प्यार करता हूँ, समझी तुम? मैंने तुम्हें आज तक ऐसी नज़र से कभी नहीं देखा। मैंने सिर्फ तुम्हें एक अच्छे दोस्त की तरह माना था। यह सब देखकर और सुनकर वृंदा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। तब तारा आंखों में आंसू लिए बोली, लेकिन केशव, बस तारा, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं कभी सोच भी नहीं सकता
तुम इतनी घटिया और नीच हरकत करने के बारे में सोच सकती हो? अरे जिस बहन ने तुम्हें उस नर्क से मुक्ति दिलाई, तुम्हें अपने घर में जगह दी, तुम्हारे खुद के माँ बाप ने तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया, तो उसने तुम्हें अपनाया। तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी, हमेशा तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा चाहा। आज तुम उसी बहन का घर बर्बाद कर देना चाहती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम एक औरत होकर एक औरत का ही घर उजाड़ना चाहती हो। अरे गलत तो मैं था, मैंने हमेशा तुम्हें दोस्त समझा, लेकिन वृंदा शायद उन्हें तुम्हारी इन घटिया हरकतों से तुम पर शक हो गया था। इसीलिए उसने कई बार मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी बात को नहीं समझ सका और उल्टा उसे ही उल्टा सीधा कह दिया। तुम्हारी बातों में आकर ना जाने मैंने अपनी वृंदा का कितना दिल दुखाया है। यह कहते हुए केशव की आंखों में आंसू आ गए। तब तारा बोली, केशव, मैं अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी इंसानियत बाकी है ना, तो आज के बाद ऐसी घटिया हरकत मत करना। अरे तुम तो बड़ी खुशकिस्मत हो जो तुम्हें वृंदा जैसी बहन मिली। तुम क्या समझती थी कि तुम्हारे रूप जाल में फंसकर मैं अपनी वृंदा को धोखा दे दूंगा? नहीं तारा, नहीं, मैं अपनी वृंदा के रूप से नहीं, उसकी आत्मा से प्यार करता हूँ और मेरे लिए वह दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, समझी तुम? मैं अपनी कविता को तो खो चुका हूँ, अब अपनी वृंदा को नहीं खो सकता। अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं उनसे। जाने अनजाने में मैंने उसे बहुत दुख दिया है, लेकिन आज के बाद मैं उसे कोई तकलीफ नहीं होने देना चाहता। केशव की बातें सुनकर वृंदा को अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि उसने एक देवता जैसे इंसान पर शक किया। उसका दिल किया कि वह भागकर केशव के गले लग जाए और उससे माफ़ी मांगे, उसके गले लगकर फूट फूट कर रोए, लेकिन फिर उसने अपने आप को रोके रखा। यह कहकर केशव ने तारा की तरफ देखा और हाथ जोड़कर बोला, बस तुमसे यही विनती है कि तुम्हारी वजह से अब मेरी वृंदा को और कुछ सहना ना पड़े। यहाँ जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में मैं वृंदा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना मेरी वृंदा और टूट जाएगी। केशव की बातें सुनकर तारा एकटक बस उसे ही देखे जा रही थी। उसने कई बार अपनी बातें कहने की कोशिश की, लेकिन केशव ने उसे बोलने का ही मौका नहीं दिया। जैसे ही केशव दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वृंदा भागकर अपने कमरे में आकर ऐसे सो गई जैसे उसे किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं हो और वह गहरी नींद में सो रही हो। केशव गुस्से में तारा के कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आया और अपने कमरे में आकर अंदर से दरवाजा लगा दिया और बेड पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उसने वृंदा की तरफ देखा। वृंदा गहरी नींद में सोने का नाटक कर रही थी। वृंदा को गहरी नींद में सोते देखकर केशव की आंखों में आंसू आ गए और उसने सोती हुई वृंदा के माथे पर एक किस दी और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो वृंदा, मैंने जाने अनजाने में तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहन करना पड़ा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं अपनी कविता को तो खो चुका हूँ, अब तुम्हें नहीं खो सकता। तुम सही थी, तुमने कई बार मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं ही नहीं समझ पाया। मैं सिर्फ तारा को एक अच्छा दोस्त समझता था, लेकिन तारा की मेरे बारे में इतनी घटिया और नीच मनसा थी, यह मैं अब समझ पाया हूँ। मुझे माफ़ कर दो वृंदा। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह कुछ देर वृंदा को निहारते रहा, उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कुछ सोचते सोचते गहरी नींद में सो गया। केशव के गहरी नींद में सोते ही वृंदा ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में आंसू थे। आज तक कहीं ना कहीं वह भी अपने दिल में केशव और तारा को लेकर शक कर रही थी, लेकिन आज केशव और तारा की बातें सुनकर उसे केशव पर गर्व हो रहा था। वह भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि उसे केशव जैसा पति मिला, उसे इतना चाहता है। यह सोचते हुए इसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी कि वह तो बड़ी खुशकिस्मत है
जो उसे केशव जैसा प्यार करने वाला पति मिला। केशव इंसान नहीं, देवता है। देवता, सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू निकल आए और वह सोचने लगी कि आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने केशव पर कभी शक नहीं करूंगी और कभी भी उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी, कभी नहीं। केशव ने तो हमेशा एक अच्छा पति होने का फर्ज निभाया था, लेकिन शायद वह कभी एक अच्छी पत्नी होने का फर्ज नहीं निभा पाई थी। लेकिन अब मैं अपने केशव की हमेशा एक देवता की तरह पूजा करूंगी। यह सोचते हुए न जाने कब वह गहरी नींद में सो गई। सुबह जैसे ही वृंदा की नींद खुली तो उसने देखा कि केशव पहले ही वहां से जा चुका था। वृंदा अपने बिस्तर से उठी और सीधे ही बाथरूम में घुस गई। वृंदा की शुरू से आदत थी कि वह सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर घर के कार्य करती थी। जैसे वृंदा बाहर आई और उसने अपने मंदिर में आकर दिया जलाकर भगवान के सामने प्रार्थना की, तभी अचानक वहाँ केशव आ गया। केशव के हाथ में दूध का गिलास और कुछ फल थे। केशव वृंदा को देखते ही बोला, चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो, इतनी सुबह सुबह मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो, यह कहकर उसने वृंदा को वहीं पास कुर्सी पर बिठाकर उसे अपने हाथों से फल खिलाने लगा। तभी अचानक उन्हें बाहर शोर सुनाई दिया। शोर सुनकर वृंदा और केशव दोनों ही बाहर आए तो देखा कि तारा अपना सारा सामान हाथ में लिए वहाँ से जा रही थी और सुलोचना जी उससे जाने का कारण पूछ रही थी, लेकिन तारा रो रही थी, कुछ नहीं कह रही थी। तब सुलोचना जी केशव से बोली, देखो केशव बेटा, अरे भला ये जाएगी भी तो कहाँ, इसका कोई ठिकाना भी तो नहीं है। यह सुनकर केशव ने कुछ नहीं कहा। वह गुस्से में उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। तब तारा वृंदा के पास आकर हाथ जोड़कर बोली, वृंदा मेरी बहन, मैंने जाने अनजाने में तुझे बहुत दुख पहुंचाया है, मुझे माफ कर दो। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे अपनी गलती का एहसास है बहन, लेकिन अब मैं और तुम लोगों पर बोझ नहीं बन सकती, इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन तुम जाओगी कहाँ, पता नहीं। अगर तुम इस घर में नहीं रहना चाहती तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मैं इस तरह बेसहारा कहीं जाने नहीं दूंगी। यह कहकर उसने फ़ोन उठाकर फ़ोन मिलाया। फ़ोन उसने अपने थाने के कांस्टेबल शीशपाल के पास मिलाया। शीशपाल एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो उसी शहर में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। इनके दोनों बेटों की शादी अलग अलग शहरों में जा बसे थे। शीशपाल को फ़ोन कर वृंदा ने उनसे कहा कि उनके घर में अगर कोई कमरा हो तो किराए पर तारा को दे दे। हाँ मैडम, कमरा मिल जाएगा। वृंदा ने फ़ोन काटने के बाद तारा से कहा कि तुम कांस्टेबल शीशपाल के यहाँ किराए पर कमरा लेकर रह सकती हो। यह सुनकर तारा फूट फूट कर रोने लग गई और वृंदा के पैरों को पकड़कर कहने लगी, आज तक तुमने हमेशा मेरा भला सोचा है, लेकिन शायद मैं ही अच्छी नहीं हूँ। अरे ये क्या कर रही हो, उठो उठो, जल्दी उठो। उठकर तारा ने वृंदा को गले लगा लिया, लेकिन केशव ने उसकी तरफ गुस्से में एक बार देखा भी नहीं। तारा भी केशव से नजरें चुराती है और वहाँ से चली गई। तारा शीशपाल के मकान में किराए के कमरे में रहने लगी। अब उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी और वह इस शहर में ही एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी कर ली। तारा के जाने से वृंदा को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन वह यह सोचकर भी खुश थी कि तारा के जाने से उसे जो दिन रात की चिंता थी वह खत्म हो गई और अब तारा भी अलग जिंदगी में ठीक है। तारा सुबह 8 बजे रेस्टोरेंट जाती और रात के 10 बजे आती। उसका गुजारा ठीक ठाक चल रहा था। केशव वृंदा का पूरा ध्यान रखता था, उसे अपने हाथों से खिलाता और अपने हाथों से दवा देता था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। तारा को अब अपने किए पर पछतावा था। केशव ने उसकी आंखें खोल दी थी। वह अकेले में कभी फूट फूट कर रो पड़ती थी
उसने अपनी देवी जैसी बहन वृंदा का ही घर उजाड़ना चाहा। भगवान उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। जिस बहन ने उसे नई जिंदगी दी, आखिर में उसने उसका ही हक छीनना चाहा। अब वह अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे अपने किए पर पछतावा था। वह बिल्कुल उदास रहने लगी। रेस्टोरेंट में वह अपने काम से काम रखती और बड़ी ईमानदारी से काम करती थी। तारा के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी तारा के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, क्योंकि तारा किसी से भी बात नहीं करती। तारा का मकान मालिक शेषपाल और उसकी पत्नी रेवती भी तारा से बिल्कुल बेटी की तरह व्यवहार करते। वे लोग तारा को बहुत अच्छी तरह रखते थे। रेस्टोरेंट का मैनेजर गोविंद ने जब पहली बार तारा को देखा तो वह उससे पहली नज़र में ही प्यार करने लगा। उसकी सादगी और भोलेपन उसे भा गया था। वह मन ही मन उससे बहुत प्यार करने लगा। वह तारा से बात करने की कोशिश करता, लेकिन तारा बहुत कम बोलती थी और अपने काम से काम रखती थी। गोविंद ने कई बार तारा से बात करने की कोशिश की, लेकिन तारा ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। गोविंद हमेशा सोचा करता कि कोई ना कोई तो बात है जो ये इतनी दुखी रहती है। गोविंद ने लोगों से पता किया तो पता चला कि तारा का अपना कोई नहीं है और वह अकेले ही किराए के मकान में रहती है। उसकी शादी भी नहीं हुई है। यह सुनकर गोविंद को दुख तो हुआ कि तारा का अपना कोई नहीं है, लेकिन साथ में खुशी भी हुई कि तारा की शादी नहीं हुई है। यह सब जानने के बाद तो अब गोविंद हमेशा बस तारा को ही निहारे करता था। जब भी तारा की नज़र गलती से उससे टकरा जाती तो तारा हड़बड़ाकर अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती। एक दिन होटल में कुछ मवाली टाइप के लोग खाना खाने आए। तारा जैसे ही उनसे उनका ऑर्डर लेने गई तो तारा को देखकर वो लोग कहने लगे, अरे यार, लगता है इस आइटम को तो कहीं देखा है। तब एक बोला, हाँ यार, ऐसा लगता है जैसे सकरपुर के कोठे पर देखा हो। यह सुनकर तारा जैसे ही जाने लगी, तभी उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, अरे जाने मन, कहाँ जाती हो? क्या सकरपुर का धंधा नहीं चल रहा है जो होटल में नौकरी कर रही हो? आज रात का कितना लोगी? देखिए, आप बदतमीजी कर रहे हैं, मेरा हाथ छोड़िए। लेकिन उन लोगों ने तारा का हाथ नहीं छोड़ा और तारा से छेड़छाड़ करने लगे। तो तारा ने जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। इसी शोर शराबे की आवाज़ जैसे ही गोविंद के कानों में पहुंची, गोविंद आया और देखा कि कुछ गुंडे मवाली तारा के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। तो गोविंद को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उन गुंडों से तारा को छेड़ने के लिए कहा, लेकिन उन गुंडों ने तारा को नहीं छोड़ा। तो गोविंद ने तारा को बचाने की कोशिश की और इसी छीना झपटी में गोविंद को भी चोट आ गई। तब किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ गई और उन गुंडों को गिरफ्तार कर ले गई। तारा रोई जा रही थी। गोविंद ने उसे हिम्मत बंधाई और चुप करवाया। तारा वापस अपने कमरे पर आ गई। उस दिन तारा फूट फूट कर रोई कि वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसके अतीत की काली छाया उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। उधर वृंदा के ससुराल में सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन वृंदा का पेट जोरों से दर्द करने लगा और वृंदा दर्द से छटपटाने लगी और जोर जोर से रोने लगी। सुलोचना जी ने केशव को फ़ोन किया। केशव ऑफिस से तुरंत ही घर आ गया और वृंदा को तड़पता देखकर उसे तुरंत ही अस्पताल ले गया और उसे भर्ती करवा दिया। सभी लोग बहुत परेशान थे और वृंदा के सही सलामत होने और होने वाले बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आखिर में वृंदा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म की खबर पाकर सभी को बहुत खुशी हुई। वृंदा को जैसे ही होश आया तो वह अपने बेटे को देखकर अपने आंसू नहीं रोक सकी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए तो केशव ने उसे गले लगा लिया
अनाया अपने छोटे से भाई को पाकर बहुत खुश हुई। जैसे ही यह खबर तारा ने सुनी तो तारा भी बहुत खुश हुई और दूसरे ही दिन जल्दी ही वृंदा से मिलने पहुंच गई और अपने साथ वृंदा के लिए कुछ फल और उस बच्चे के लिए कुछ कपड़े और खिलौने साथ ले गई। लेकिन केशव ने तारा की तरफ देखा भी नहीं। तारा को अपने किए पर पछतावा था, इसीलिए उसने भी कुछ नहीं कहा और बस अपनी बहन और उस छोटे से नन्हे से बच्चे से मिलकर आ गई। आज वृंदा के बेटे का नामकरण था। मोहल्ले के सभी लोग आए हुए थे। तारा भी आई हुई थी, लेकिन लोगों की बातें सुनकर वृंदा की आंखों से आंसू छलक आए। सब औरतें बातें बना रही थी कि वृंदा के माता पिता कैसे हैं, जो कभी वृंदा की सुध भी नहीं लेते। भला ऐसे उत्सव पर तो मायके वालों का होना चाहिए। तभी अचानक वृंदा के पिता वहां आ गए। उसने अपने पिता को देखकर वृंदा की आंखों में आंसू आ गए तो उसके पिता ने उसे अपने गले लगा लिया। वह वृंदा और उसके ससुराल वालों के लिए कुछ कपड़े, बच्चों के लिए खिलौने, फल, मिठाई आदि लेकर आई थे। अब हंसी खुशी वृंदा के बेटे का नामकरण संपन्न हुआ और आखिर में अनाया ने ही अपने छोटे भाई का नाम आदित्य रखा और अपने माँ पापा को देखकर बोली, अच्छा नाम है ना मेरे भाई का। यह सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। आज अपने बेटे के नामकरण के उत्सव में अपने पिता को देखकर वृंदा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह अपने पापा के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। वृंदा को गले लगते देखकर तारा का मन भी अपने पापा के गले लगकर रोने का हुआ, लेकिन उसके पापा ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। यह देखकर तारा अंदर ही अंदर टूट सी गई और वह बिना खाना खाए ही वहां से अपने कमरे पर लौट आई। एक दिन गोविंद ने तारा से अपने प्यार का इजहार किया और कहा, तारा, जब से मैंने तुम्हें देखा है पहली नज़र में ही तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। क्या तारा तुम मेरा हाथ थामोगी? यह सुनकर तारा ने गोविंद की तरफ हैरानी से देखा और बिना कुछ कहे ही वहाँ से जाने लगी। गोविंद ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तारा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे प्यार नहीं करती और हाँ, आज के बाद प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत करना। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। गोविंद उसे एकटक देखता ही रह गया। गोविंद की बात सुनकर तारा कमरे पर जाकर फूट फूट कर रोने लगी। सोचने लगी कि उसकी जिंदगी में शायद शादी जैसा कोई शब्द है ही नहीं। आज जो गोविंद उससे प्यार करने का दावा कर रहा है, जब उसकी असलियत जानेगा तो लोगों की तरह वह भी उससे नफरत करने लगेगा। शायद अब उसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा लिखा हुआ है। दूसरे दिन जब तारा होटल गई तो गोविंद ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन तारा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। थक हार कर गोविंद ने चुप रहने में ही भलाई समझी। इस तरह 3-4 दिन निकल गए, लेकिन तारा ने गोविंद की तरफ नहीं देखा। गोविंद ने कोशिश की, लेकिन तारा उससे बात करने को ही तैयार नहीं थी। एक दिन जब गोविंद अपनी गाड़ी से घर लौट रहा था तो उसने देखा कि तारा खड़ी हुई ऑटो का इंतजार कर रही है। यह देखकर गोविंद ने अपनी गाड़ी रोकी और कहा कि तारा, शायद तुम्हें इतनी रात गए अब कोई ऑटो ना मिले, इसीलिए मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आओ। लेकिन तारा ने कोई जवाब नहीं दिया। देखो, यह समय सोचने का नहीं है, जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। यह समय खतरे से खाली नहीं है और एक अकेली लड़की के लिए कोई भी खतरा हो सकता है, इसीलिए तुम प्लीज आ जाओ। तारा गोविंद की बात सुनकर गोविंद के साथ गाड़ी में बैठने में ही भलाई समझी और वह गोविंद की बगल में आकर बैठ गई और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। गोविंद ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन तारा ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार गोविंद ने एक जगह गाड़ी रोक दी। उसे इस तरह गाड़ी रोकते देखकर तारा ने हैरानी से कहा, क्या हुआ, तुमने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? तारा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
यह कहकर वह गाड़ी से उतर गया कि इस तरह सुनसान जगह पर गाड़ी को रोकना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे घर जाना है। मेरा विश्वास करो, मेरा इरादा कुछ गलत नहीं है और ना तुम्हारे साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचूंगा। तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, बस मेरी बात का जवाब दे दो। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, बात तो तुम्हें अभी करनी होगी। यह कहकर वह तारा का हाथ पकड़कर, तारा मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसी वजह है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती। तारा मैं जीवन भर के लिए तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ। तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा। बताओ तारा कि आखिर में ऐसी कौन सी बात है। लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैंने कहा ना। यह कहकर वह वहां से जाने लगती है। गोविंद तारा का हाथ पकड़कर वहां से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा मंदिर था। गोविंद तारा को वहां लेकर गया। भगवान के चरणों की सौगंध खाकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। आज तुम भगवान के चरणों की सौगंध खाकर जो कहोगी वह मैं मान लूंगा। यह सुनकर तारा कोई जवाब नहीं देती तो गोविंद कहता है कि तुम्हें जवाब तो देना ही होगा। मेरे प्यार करने या ना करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे काले अतीत की परछाई कभी भी मेरा जीवन नहीं संवारने देगी। मेरे अंधेरे जीवन में कभी कोई रोशनी नहीं आ सकती। कैसा काला अतीत कि तुम जब मेरे अतीत के बारे में जानोगे ना, तो तुम भी लोगों की तरह मुझसे नफरत करने लगोगे। तारा मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ कहो। तब तारा सारी बात गोविंद को बता देती है और अंतिम में रोते हुए कहती है, क्या तुम अभी भी मेरा हाथ थामना चाहोगे? क्या एक ऐसी लड़की जो समाज की नज़रों में एक बदनाम लड़की है। यह सुनकर गोविंद कोई जवाब नहीं देता तो तारा रोते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है, मैं जानती थी, मैंने कहा था कि तुम भी और लोगों की तरह मुझसे नफरत करने लगोगे। तब गोविंद तारा के सामने आता है और उसका मुंह अपने हाथों में लेकर कहता है, तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं और लोगों की तरह निकलूंगा। मैंने तुम्हारे तन से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्रेम किया था। यह तुम मत सोचो कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम्हारी सुंदरता को देखकर प्रेम किया था। पता नहीं क्यों तुम्हारे भोलेपन और सादगी को देखकर मैं तुमसे प्यार कर बैठा। और मैं मानता हूँ कि लोग चाहे तुम्हारे बारे में कुछ बोले, लेकिन मेरे लिए तुम गंगा जल की तरह पवित्र हो। तुम्हारी आत्मा गंगा जल की तरह पवित्र है। लोगों का क्या है, निर्दोष होते हुए भी औरत पर ही कीचड़ उछालती है। आखिर में दोष औरतों को ही देते हैं। कोई भी किसी औरत का दर्द नहीं समझना चाहता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जो भी औरतें इस तरह का दर्द बर्दाश्त करती है उन पर क्या बीती होगी, लेकिन फिर भी यह समाज उन्हें ही दोष देता है। तारा तुम्हारी बात सुनकर मैं इतना तो जान चुका हूँ कि तुमने जिंदगी में बहुत कुछ दर्द सहन किया है और अब मैं तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा हाथ थामना चाहोगी? यह कहकर गोविंद अपना हाथ आगे कर देता है तो तारा की आंखों में आंसू निकल आते हैं और वह रोते हुए अपना हाथ गोविंद के हाथ पर रख देती है। तब गोविंद उसे गले लगा लेता है। तारा फूट फूट कर रो पड़ती है और गोविंद मंदिर में उससे वादा करता है कि चाहे कितनी भी परेशानी आए, लेकिन वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। फिर गोविंद उसे उसके कमरे पर छोड़कर अपने घर चला जाता है। आज तारा को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी टूटी हुई कश्ती को किनारा मिल गया हो। वह भगवान का धन्यवाद कर रही थी, जैसे उसकी अंधेरी जिंदगी में उसे अब एक रोशनी की किरण दिखाई दे रही थी। आज उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह सारी रात अपने और गोविंद के भावी जीवन के सपने सजाने लगी, लेकिन कभी कभी वह यह बात सोचकर उदास हो जाती थी कि कहीं गोविंद के घर वालों ने उसे नहीं अपनाया तो क्या होगा। तभी वह सोचती थी, लेकिन गोविंद तो हमेशा उसके साथ है। यही सब सोचते हुए आखिर में उसकी आंख लग गई।
अब तारा धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। वह सबसे अच्छे से बातें करती। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर, उसे खिलखिलाकर हंसते देखकर गोविंद को जैसे सुकून सा मिलता। कभी कभी गोविंद तारा को लेकर घूमने निकल जाता। दोनों किसी पहाड़ी पर एकांत जगह में बैठकर अपने आने वाले जीवन के सपने सजोते रहते। एक दिन तारा ने गोविंद से कहा कि गोविंद, यह कहकर उसने गोविंद का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उदास होते हुए बोली, गोविंद, कहीं तुम्हारे घर वालों ने हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा? एक तो हमारी जाति भी अलग है और ऊपर से मेरे अतीत के बारे में जानकर। यह सुनकर गोविंद ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, बस तारा, अब उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने घर वालों को अच्छी तरह जानता हूँ कि वह लोग मेरी खुशी में अपनी खुशी समझते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा दिन आया कि वे लोग तुम्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब भी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यह मेरा वादा है तुमसे। यह सुनकर तारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गोविंद के गले लग जाती है। दूसरे दिन गोविंद तारा से अपने घर चलने के बारे में कहता है। गोविंद, मैं कोई भी बात छुपाना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे अतीत के बारे में तुम्हारे घर वालों को भी पता चले। नहीं तारा, मैं तुम्हारा और लोगों के सामने मजाक नहीं बनाना चाहता हूँ। मजाक नहीं बनाना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि झूठ की बुनियाद पर रखी हुई रिश्ते की दीवार कभी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती। प्लीज़ गोविंद, तुम अपने घर वालों से भी कुछ नहीं छुपाओगे। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। दूसरे दिन गोविंद तारा को लेकर अपने घर जाता है। गोविंद के साथ तारा को देखकर उसके घर वाले हैरान रह जाते हैं। गोविंद के घर में उसके मम्मी पापा, दादी और एक बहन है। गोविंद के पापा उस वक्त घर पर नहीं थे, जबकि घर पर माँ और दादी दोनों ही थी। गोविंद की बहन भी कॉलेज गई हुई थी। माँ, दादी, यह तारा है। तारा को देखकर उसकी दादी मुस्कुराते हुए कहती है, आओ आओ बेटी, अंदर आओ, और उसे सोफे पर बैठा देती हैं। कुछ देर में ही गोविंद की माँ तारा के लिए पानी ले आती है। तब गोविंद की दादी पूछती है कि अच्छा बेटी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? यह सुनकर तारा कुछ कहती उससे पहले ही गोविंद कहता है, माँ, दादी, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब क्या कहोगे बेटा? तुमने ही तो कहा था कि तुम तारा से प्रेम करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। अरे तारा जैसी बहू पाकर हम तो धन्य हो गए। ऐसे लगता है जैसे भगवान ने बड़ी फुर्सत में बनाया है इसे। साक्षात लक्ष्मी लगती है, लक्ष्मी। लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अब भला और क्या बताने की ज़रूरत है? पहले आप मेरी बात सुनिए। यह कहकर तारा के अतीत की सारी घटनाएं अपनी दादी और माँ को सुना देता है। तारा के अतीत की घटना सुनकर गोविंद की माँ और दादी क्या तारा को अपनाएगी? वृंदा के जीवन में क्या क्या होने वाला है? आगे तारा के जीवन में क्या होगा? क्या तारा और गोविंद की शादी होगी? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है। धन्यवाद दोस्तों।